देश में फुल टाइम एक हवा बना हुआ है कि आरएसएस भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रही है। कभी हिजाब के नाम पर, कभी नमाज के नाम पर, कभी अजान के नाम पर मुसलमानों को डराना दबाना चाहती है। मदरसों पर बुलडोजर चलाना चाहता है आरएसएस। मस्जिदों को मंदिरों में बदलना चाहता है आरएसएस। ये मैं परसेप्शन की बात कर रही हूँ। मुसलमानों की वक्फ प्रॉपर्टी छीनकर उन्हें बेघर करना चाहता है आरएसएस। ऐसी सियासी हवा के बीच आज ये तस्वीर आई। ये तस्वीर एक बार फिर से आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये तस्वीर किसकी है। ये तस्वीर है आरएसएस प्रमुख, संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत की। और ये कहां थे? ये दिल्ली की एक मस्जिद से बाहर निकलते हुए ये तस्वीर है। इमामों के साथ बैठकर इन्होंने लंबी बातचीत की है। इसके बाद ये मदरसा भी पहुंचे, बच्चों से और मौलवियों से इन्होंने हालचाल लिया। संदेश क्या है? क्या ये माना जाए संघ बदल रहा है? क्या इसे संघ की इमेज कंट्रोल की कोशिश माना जाए? जिस तरह से लगातार टारगेट किया जा रहा है संघ को, क्या उसमें बदलाव की कोशिश किया जाए इमेज के लिहाज से? इस मुलाकात के बाद इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ उमर इलियासी ने मोहन भागवत को जानते क्या कहा? राष्ट्रपिता और राष्ट्र ऋषि तक कह दिया। यह भी कहा कि संघ को लेकर मुसलमानों के मन में कोई वहम नहीं होना चाहिए। संघ को कभी मुसलमानों के खिलाफ माना ही नहीं गया, ये कहा गया इमाम साहब की तरफ से। किस तरह की प्रतिक्रिया मिली, जल्दी से आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से दिखाते हैं। पहली मर्तबा वो किसी मस्जिद में आए हैं। वो राष्ट्रपिता हैं इस देश के, राष्ट्र ऋषि हैं। उनका यहाँ आना एक बहुत अच्छा पैगाम देता है, और जिन लोगों को ये गलतफहमियां हैं कि समुदायों के बीच में दूरियां हैं, उनको इस बात को समझ लेना चाहिए कि ऐसा नहीं है। मोहन भागवत जी के यहाँ आने से मुझे लगता है कि एक अच्छा संदेश जाएगा। भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें, राष्ट्र सर्वोपरि है। आरएसएस पहले जब उसका सबसे पहले उसकी जो विचारधारा है उसको बदलने की आवश्यकता है। हम समान पूर्वजों को हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का मेरा पूरा डीएनए समान है। संघ भारत में जन जन के व्यक्ति का रिप्रेजेंटेशन आज कर रहा है। तो कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। क्या संघ बदल रहा है? क्या मुसलमानों की सोच बदल रही है, या फिर दोनों ही बदल रहे हैं? और अगर दोनों ही बदल रहे हैं तो फिर उस राजनीति का आप क्या करेंगे जो बार बार ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि दरअसल संघ तो मुस्लिम राष्ट्र बनाना, माफ कीजिएगा, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए ज़ेबा यास्मीन है, हमारे साथ आरएसएस के सपोर्टर संजीव उनियाल हैं, और हमारे साथ मुफ्ती शमून कासमी हैं जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। सबसे पहले एक पॉलिटिकल कमेंट ही ले लेती हूँ। ज़ेबा यास्मीन, अभी आपने सुना क्या कुछ कहा गया इमाम द्वारा, राष्ट्रपिता और राष्ट्र ऋषि जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया। संघ बदल रहा है, सोच बदल रही है, लेकिन संघ को लेकर फिर क्या ये सवाल उठाया जाए, संघ को लेकर जो सियासत है वो नहीं बदल रही, उसमें वोट देखती है सियासत? देखिए, हम लोग भी चाहते हैं भाईचारा रहे, आपस में अच्छा तालमेल रहे, एक दूसरे पे कुछ भी टीका टिप्पणी ना हो। भारत जाना ही इसी के लिए जाता था, लेकिन विगत कुछ सालों से माहौल ऐसा बन गया था। यही आरएसएस जो कहीं ना कहीं भाजपा को सपोर्ट करता है, और भाजपा कहीं ना कहीं माइनॉरिटी विरोधी माना जा रहा है, तो बैकिंग तो अगर भाजपा का, आरएसएस का सपोर्ट है, तो भाजपा कर तो एंटी मुस्लिम काम ही रही है। लेकिन अगर भागवत जी चाह रहे, जैसे उनके कुछ बयान अभी पहले आए थे कि जो हिंदू मुसलमान को बाहर देश के बाहर जाने की बात करता है तो वो हिंदू नहीं है, तो वो अगर एकता लाने की कोशिश कर रहे हैं तो सबसे पहले तो उनको भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को बदलना होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है एंटी मुस्लिम काम कर रही है, जो सबको दिख रहा है। लेकिन अगर आरएसएस इस तरीके का इनिशिएटिव लेती है तो अच्छी बात है। लेकिन भागवत जी का, जहां तक मैं कहूं,
सोच पे तो महिलाओं को लेके जो सोच थी उससे तो मैं कभी कन्विंस नहीं होंगी। शायद अदिति त्यागी जी आप भी कन्विंस ना हो, क्योंकि ये वही भागवत जी है जिन्होंने महिलाओं के लिए कहा था कि महिलाओं को घर पे रहना चाहिए। ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है शादी की, आदमी बाहर काम करेगा, औरत घर संभालेगी, और जो औरत ऐसा नहीं करती है उसे छोड़ देना चाहिए। तो वो मुसलमान कम्युनिटी की भी महिलाओं के लिए उनके विचार थे, हिंदू कम्युनिटी के भी विचार थे महिलाओं के लिए। तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव थिंकिंग तो मुझे नहीं लगती है, लेकिन अगर ये इनिशिएटिव वो ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये समझा लें तब उनकी जीत होगी। ठीक है, आप यानी अब संघ और बीजेपी में अब आप डिस्टिंक्शन ड्रॉ कर रही हैं। आप कह रही हैं संघ अब आगे बढ़ रहा है, बीजेपी को भी साथ लेकर चले, यही कह रही है ना आप ज़ेबा यास्मीन? देखिए अदिति जी, हम लोग के यूपी में एक कहावत है, मुझे याद नहीं आ रही, एक आदमी मारता है और दूसरा सहलाता है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अटैक कर रही है और आरएसएस अब कंसोल करने आ रहा है, तो ये वही हो रहा है। ठीक है, जवाब ले लीजिए। मुफ्ती शमून कासमी ये कह रही है बीजेपी तो एंटी मुस्लिम है, बीजेपी तो मुस्लिम विरोधी है। नहीं, ये इनका कहना गलत है। ना बीजेपी एंटी मुस्लिम है और ना आरएसएस जो है वो किसी एक विचारधारा से जुड़ी हुई है। आरएसएस एक रचनात्मक कार्य के लिए जानी जाती है। अदिति बहन, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2003 में जो पहला इसी कस्तूरबा गांधी मार्ग पे जो प्रोग्राम हुआ था, जिसमें माननीय सुदर्शन जी आए थे, इंद्रेश जी आए थे और अन्य आरएसएस से जुड़े हुए लोग आए थे और विष्णु हरि डालमिया जी, ये सौभाग्य सबसे पहले मुझे प्राप्त हुआ था। मैं उस वक्त जनरल सेक्रेटरी था इमाम तंजीम का, और मैंने ही इलियासी साहब को, जमील इलियासी साहब को ये मशवरा दिया था कि हमें आपस में बैठ के अपनी दूरियों को कम करना चाहिए, और मैंने उसे कंडक्ट किया था। ये मुझे सौभाग्य प्राप्त है इस बात का कि उस प्रोग्राम को आज ठीक लगभग मैं समझता हूँ 2003 में ये प्रोग्राम हुआ था, आज 20 साल के करीब फिर से जो है वो मोहन भागवत जी और अन्य आरएसएस के लीडर पहुंचे हैं। उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम अल खल्क़ु अयालुल्लाह, यानी सारा संसार एक परिवार है और मुसलमान भी उस परिवार का हिस्सा है, इसे उन्होंने प्रैक्टिकल तौर से, अमली तौर से ये साबित किया है। और मैं पिछले 30 सालों से यही बात कह रहा हूं। मैं जानता हूं, आरएसएस की शाखाओं को भी जानता हूं और मुसलमानों से ये बात मैं कहता हूं कि आरएसएस जो है वो किसी के खिलाफ नहीं है। ठीक है, जवाब लीजिए। तौसीफ अहमद खान ये कह रहे हैं आरएसएस मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। ठीक है सर, तौसीफ अहमद खान ये कह रहे हैं आरएसएस मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। थोड़ी देर पहले ज़ेबा यास्मीन ने भी कहा वक्त के साथ आरएसएस आगे बढ़ रहा है। नहीं, देखिए, आरएसएस हो चाहे बीजेपी हो, एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट ये कह देना कि वो मुसलमानों के खिलाफ है या हिंदुओं के खिलाफ है या क्रिश्चियन के खिलाफ है, ये सही नहीं होगा। हर कोई अपनी अपनी इंटरेस्ट को देखता है। आरएसएस हो चाहे बीजेपी हो, वो अपने फायदे को देखते हैं। अब देखिए, जहां तक अगर मोहन भागवत जी की बात है, तो मोहन भागवत जी की ना कोई सुनता है ना उन्हें कोई अहमियत देता है, खुद आरएसएस में ही। आप देख लिए, उन्होंने कहा कि शिवलिंग को मस्जिदों के नीचे ढूंढना बंद करो, उसके बावजूद भी ये मस्जिद वाला चैप्टर जो है चालू है। तो कहां तक उनकी बातों को माना जाएगा, ये एक क्वेश्चन मार्क है। और आज अगर वो मीटिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल उनका हक है। उनका तो एक आरएसएस का मुस्लिम विंग भी है, तो वो तो बिल्कुल मुलाकात कर सकते हैं। अगर अपने विंग के बाहर भी किसी से मिलने मुलाकात कर सकते हैं। जो कोई एक शांति, एक भाईचारे का माहौल में पहल करेगा, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से हो, तो उसका जवाब भी 2 कदम आगे बढ़ करके देना चाहिए। ये लाजमी है, चाहे वो जिनसे भी मुलाकात कर रहे हो। आज वही हो रहा है। तौसीफ अहमद खान, अब मैं आपसे सीधा जवाब चाह रही हूं। आरएसएस आगे बढ़ रहा है, राजनीति कब आगे बढ़ेगी आरएसएस को लेकर? फिर सवाल ये भी उठेगा। देखिए, अगर कोई संगठन होता है और वो बैकडोर से पॉलिटिकल डिसीजन लेता है या पॉलिटिकल डिसीजन लेने में इन्फ्लुएंस करता है या क्षमता रखता है, तो इसमें पॉलिटिक्स से आप कैसे जुदा कर पाएंगे? अगर अच्छी बात है, अगर वो भाईचारे वाली पॉलिटिक्स करते हैं, अगर वो सेक्युलरिज्म वाली पॉलिटिक्स करते हैं, जो कि हमारा संविधान कहता है, तो उनको तो दोनों हाथों से उनका अभिनंदन किया जाएगा, उनको गले लगाया जाएगा कि हाँ, यही तो है जो सारे लोग चाहते हैं। फिर ये, लेकिन दूसरा सवाल ये उठता है कि जब आरएसएस प्रमुख ने ओपनली स्पेसिफिकली ये स्टेटमेंट दिया था कि मस्जिद और शिवलिंग को लेकर के, तो उनके बातों को ग्राउंड पे क्यों नहीं माना जा रहा? या तो उनकी ठीक है, जवाब लीजिए। संजीव उनियाल ये कह रहे हैं, वो जो कह रहे हैं, जो
संघ प्रमुख कह रहे हैं, सरसंघ चालक कह रहे हैं, उसे तो सीरियसली ही नहीं लिया जा रहा है। मैं 3-4 बातों की क्लैरिफिकेशन के बाद विषय पर आऊंगा। पहली बात तो यह कि मुझे लगता है कि राष्ट्रीय सेविका समिति जब 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आया पुरुषों के लिए, तो एक मेरी बहन यहां पर बैठी है, उनकी नॉलेज को मैं अपडेट करना चाहता हूं, क्योंकि हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस। 1925 के एकदम बाद 1936 में राष्ट्रीय सेविका समिति ने जन्म लिया और आज तक राष्ट्रीय सेविका समिति सबसे बड़ा हिंदुओं का, महिलाओं का संगठन है। ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स एकेडमेटिशियंस के नाम से बहुत बड़ी तादाद में महिलाएं भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं तरह तरह तरीके से। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जहां तक बात है, मुझे लगता है कि आज बहुत बड़ा दिन है। आज हम सबको संवाद करने के लिए एक मैसेज देते हुए सरसंघ चालक जी ने बता दिया है कि कैसे आप एक ही प्लेटफॉर्म पर बैठकर, एक ही जगह बैठकर आप समान विचारों से इस देश को लगातार आगे बढ़ा सकते हैं। किसी को जरूरत नहीं है डंडा उठाने की, किसी को जरूरत नहीं है तलवार उठाने की, किसी को जरूरत नहीं है सर तन से जुदा करने की। वो सीधा सा 1-2 लाइनें जो अदिति मुझे बाल्यकाल से समझ आता है, कई बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गीत की 2 लाइनें, संगठन गढ़े चलो सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो, वो लगभग चरितार्थ होती हुई नजर आती है। उसको संघ जीता है और आपके सामने जो मौलाना साहब बैठे उन्होंने उसको कार्यान्वित किया है। ठीक है मौलाना कादरी, यहां पर आप देख रहे हैं ज्यादातर पैनलिस्ट ये मान रहे हैं कि आरएसएस जो है वो वक्त के साथ आगे बढ़ रहा है। मेरा सवाल वही है, क्या आरएसएस को लेकर जो इमेज बार बार प्रोजेक्ट की जाती है, जिसमें पॉलिटिकल नैरेटिव ये गढ़ा जाता है कि आरएसएस तो इस देश को बांटना चाहता है, हिंदू मुसलमान करता है, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, क्या वो नेगेटिव छवि अब बदलने वाली है? देखिए मैडम, ये बहुत ही अच्छी पहल है और जैसा कि अरे क्या बोलना चाहिए, बात मशहूर है कि थाली एक हाथ से नहीं बजती, 2 हाथ से बजती है। तो कहीं ना कहीं मुसलमानों ने भी इस बारे में काफी आगे पहल की। जैसा कि आप मुझे ले लीजिए या दरगाह शरीफ अजमेर के दीवान साहब को लीजिए, और कई बड़े बड़े मुस्लिम उलमा इस मामले में पहल किए। और फिर पिछले 2-3 महीने से मोहन भागवत जी के जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, जैसे कि अभी तौसीफ ने भी कहा कि शिवलिंग के बारे में, मस्जिदों के बारे में, और फिर काफी ऐसे स्टेटमेंट हैं जो हमारे देश में सौहार्द को बढ़ाने वाला काम कर रहे हैं। आरएसएस का जो माजी है, हिंदुस्तान में मुसलमान कैंसर की तरह है, और जिस तरीके से भी मुसलमानों के मुताल्लिक आरएसएस में बोली जाती थी, उसमें काफी हद तक तब्दीली आई है और ये बहुत अच्छी साइन है। ठीक है, बहुत अच्छा साइन आप इसे बता रहे हैं। और मोहन भागवत से मुलाकात के बाद इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख मौलाना उमर इलियासी ने उन्हें राष्ट्रपिता और राष्ट्र ऋषि तक कह दिया। थोड़ी देर पहले उमर इलियासी से हमने खास बात की। हमारे साथ इस वक्त मौलाना उमर अहमद इलियासी साहब है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहला सवाल तो यही है, आपकी जो मुद्दे अभी मैंने गिनाए जिनकी अक्सर पॉलिटिकल डिस्कोर्स में बात होती है, आपकी उन पर कोई बात नहीं हुई। मॉब लिंचिंग, मंदिर, अजान, नमाज, लाउड स्पीकर, हिजाब। जब किसी से पारिवारिक सब मुलाकात होती है, मिलना जुलना होता है, तो आपसी पारिवारिक ही बात होती है। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा संदेश गया है। उनका आना, चूँकि मैं उनको राष्ट्रपिता मानता हूँ, वो भारत के राष्ट्रपिता हैं, और आज इमाम हाउस पर राष्ट्रपिता का आना मुझे लगता है कि ये खुश आइन बात है और ये एक अच्छा पैगाम है। ये पैगाम मोहब्बत है। मुझे लगता है कि ये जो है इसके आगे तक इसका असर होगा। और क्योंकि जब एक दूसरे के साथ जब मिलते हैं, एक दूसरे से बातचीत होती है, तो बहुत सारी गलत फहमियाँ भी दूर होती हैं। तो मुझे लगता है कि जो डायलॉग है, डायलॉग का जो प्रोसेस है, वो कंटिन्यू रहना चाहिए।
आपस में मिलना चाहिए। अगर कोई गलत बात, गलत फहमियाँ अगर हैं तो वो दूर हो जाती हैं। तो ये इसको एक अच्छे तौर पर हम समझते हैं। ये एक अच्छी बात है कि वो आज हमारे यहाँ पर पहुँचे हैं और उसके बाद हमारे मदरसे पे भी गए और मदरसे में भी वहाँ बच्चों के साथ उन्होंने जो बातचीत की, मुझे लगता है कि ये चूँकि पहली बार इमाम हाउस और मस्जिद में आए हैं और पहली बार ही हमारे मदरसे पे गए हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा शुभ संकेत है और मुझे लगता है कि इससे एक अच्छा ही माहौल बनेगा। आप अच्छे माहौल की बात कर रहे हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी AIM प्रमुख ये कह रहे हैं कि ये जो संघ प्रमुख से मुस्लिम स्कॉलर्स या फिर मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स मिल रहे हैं, ये मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। आप उस पर क्या कहेंगे? देखिए वो क्या कहते हैं ये तो उनका नज़रिया है। मैं तो समझता हूँ कि अगर नज़र बदलोगे तो नज़ारे बदल जाएंगे। तो अपने नज़रिए को बदलिए तो नज़ारा भी बहुत अच्छा हो जाएगा। अब उनकी नज़र में जो दिखता है वो अपने जिस चश्मे से देखते हैं उनको तो वही दिखता है। हमारे चश्मे में तो मोहब्बत दिखती है, मोहन भागवत जी के चश्मे से तो मोहब्बत दिखती है। तो हम तो मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं, पैगाम में मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि संघ नफरत की आइडियोलॉजी है संघ की, और संघ जो है वो हिंदू मुस्लिम डिवाइड क्रिएट कर रहा है, संघ हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। वो तो ये भी आरोप लगाते हैं। ये उनके आरोप लगाने से क्या होता है? वो जो सोचते हैं तो वो सोचते हैं। जो हम कर रहे हैं ये हमारा काम है। हम तो मजहबी लोग हैं। मजहबी लोग, मजहब तो जोड़ने का काम करता है ना। मजहब जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। आपने बहुत अच्छी बात की है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने जी न्यूज़ से बात की है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो थोड़ी देर पहले ये खास बातचीत हमारी और असदुद्दीन ओवैसी ने भी जी न्यूज़ से एक्सक्लूसिवली बातचीत की RSS, और साथ ही ये जो मुलाकात है इसे लेकर उन्होंने क्या कहा वो सुनिए आप। मेरा अगला सवाल आपसे, मेरा सवाल जो था आपसे था कि ये जो रिलीजन बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, क्या ये डेमोक्रेसी के लिए डेंजरस ट्रेंड नहीं है? ये मेरा आपसे सवाल था। देखिए, रिलीजन, आप चुनाव के वक्त अगर आप रिलीजन के नाम पे वोट लेते हैं तो वो इलेक्शन लॉ का आप वायलेशन कर रहे हैं। मगर इसमें एक टेक्निकलिटी है, समझिए आप। अगर भाजपा हिंदुत्व के नाम पर वोट लेती है तो इलेक्शन लॉ का वायलेशन नहीं है। अगर ओवैसी मुसलमानों के नाम पे वोट लेता है तो वायलेशन होता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट को इस जजमेंट को करेक्ट करना चाहिए। हिंदुत्व के नाम पे भी अगर आप वोट लेंगे तो वो भी रिलीजन के नाम पर वोट ले रहे हैं, और अगर ओवैसी इस्लाम के नाम पर वोट ले रहा है तो वो भी गलत है। मगर अभी प्रेजेंट कानून में सिर्फ इस्लाम के नाम पे वोट लेना गलत है और हिंदुत्व के नाम पे वोट लेना गलत नहीं है। तो रिलीजन बेस्ड पार्टीज की आप बात कर रहे हैं मैडम, कितने रिलीजन तो सब इस्तेमाल कर रहे हैं ना, कौन इस्तेमाल नहीं कर रहा रिलीजन, बताइए आप। नहीं, लेकिन वो तो ये कह रहे हैं ना सर कि हम मुसलमानों से नफरत नहीं करते हैं। RSS तो कह रहा है कि हम तो आगे बढ़ रहे हैं, मुसलमानों से नफरत नहीं करते, हम प्यार करते हैं। अच्छा आपने अच्छी बात की है। चलिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं अभी जो कह रहा हूं आप नेक्स्ट प्रोग्राम मुझे बुला लेंगे। मैं आपसे कह रहा हूं कि RSS के एक सरसंघचालक होते थे गोलवालकर ने वी द पीपल में लिखा कि मुसलमान, क्रिश्चियन और कम्युनिस्ट इस देश के लिए इंटरनल एनिमीज हैं। ये उन्हें कहा था, नहीं कहा था, देख लीजिए। और अभी जो प्रेजेंट सरसंघचालक ने कहा था मुसलमानों के बारे में, शायद कलकत्ता में स्पीच में कहा था कि मुसलमान एक चोरी का सामान है। ये सच है नहीं, आप देख लीजिए। तो अब RSS से किसको मिलना है, मिलिए बराबर, वो आपका, मगर आप मुसलमानों के लीडर बन के नहीं मिल सकते। आप RSS की आइडियोलॉजी को पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो गोलवालकर की बंच ऑफ थॉट्स हो, वी द पीपल हो, या फिर सावरकर की हिंदुत्व की किताब हो। और मैं तो कहूंगा कि जो RSS को समझना चाह रहे वो AG नूरानी की किताब पढ़ लें, RSS के बारे में पूरा मालूम हो जाएगा। तो मुफ्ती शमून काशमी, आपने सुना क्या कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, बाकायदा किताबें गिनवा रहे हैं, एक परसेप्शन की बात वो कर रहे हैं। किस तरह से ये परसेप्शन, क्या RSS को लेकर ये माना जाए कि परसेप्शन जो है और ओपिनियन जो है मुसलमानों के बीच वो दोनों ही बटे हुए हैं? नहीं अदिति जी, मैं आपको एक तारीखी बात बताना चाहता हूं कि 1925 में RSS
को स्थापित किया गया। 1925 में आरएसएस बनी और 1919 में मुसलमानों की बड़ी जमातें बनी। दोनों का मकसद ये था कि हम अपनी अपनी कम्युनिटियों में काम करेंगे। तो मुसलमानों की जो जमात है, अगर आप उस पर रिसर्च करेंगी तो वो घर में बंद होकर रह गई, और आरएसएस ने पूरे समाज में रचनात्मक कार्यों से जो काम किया है, तो आज की जो प्रोफेशनल तथाकथित लीडरशिप है वो आरएसएस को टारगेट इसलिए करती है कि ताकि मुसलमानों में ये मैसेज ना पहुंच जाए कि आरएसएस मुसलमानों के खिलाफ कहाँ है। अगर उन्हें ये मालूम हो गया कि आरएसएस के स्कूलों में गरीब मुसलमानों के बच्चे पढ़ते हैं, और यहाँ तक कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने यूपीएससी किया है आरएसएस के सहयोग से। मैं आपको ये बता दूं कि जो लोग इन्वायरमेंट पे काम करते हों, पशु पक्षियों की हिफाजत की बात करते हों, वो लोग इंसानों को अपना दुश्मन कैसे मान लेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब ये तथ्य सामने आएंगे अदिति जी आपके जरिए से और मीडिया के जरिए से, तो मुसलमानों का रुझान जब इनसे बदलेगा कि तुम्हारे दुश्मन तो ये मुसलमान ही हैं, और इन्होंने जो तथाकथित ये लीडरशिप है, इन्होंने ही मुसलमानों को पीछे किया है। ठीक है, जवाब इन्होंने ही लीडरशिप, इन्होंने ही दलाली की है मौलाना मुसलमानों कादरी की। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं तथाकथित मुसलमानों की लीडरशिप, उसी ने ठगा है मुसलमानों को। आपका जवाब? देखिए अदिति जी, ये जो मुफ्ती साहब बात कर रहे हैं, ये मैं समझता हूं कि ये आरएसएस के मोहब्बत में डूब चुके हैं। इनके क्या मामलात है मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक बात जरूर मैं कहूंगा कि आरएसएस ने जो काम किया उससे इनकार नहीं किया जा सकता। एक दौर था कि आरएसएस आबोताब के साथ मुसलमानों की मुखालिफत करता था, देश का माहौल खराब करने की कोशिश करता था। जिस तरीके से बीजेपी में भी कुछ नेता है जो इस तरीके का कार्य करते हैं, लेकिन बीजेपी में अच्छे नेता भी है जो जोड़ने की बात करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री है, योगी जी है, तो कई लोग हैं ऐसे जो काम कर रहे हैं। तो आरएसएस में भी कुछ खराब लोग जरूर थे, लेकिन मोहन भागवत जी ने जो स्टेप हालिया दिनों में लिया है, हमने उसका वेलकम किया। और यह भी मैं कहने से पीछे नहीं हटूंगा कि हमारे देश की तरक्की में एक कदम अब आगे बढ़े हैं। जब हिंदू मुस्लिम सब एक साथ में रहेंगे तो हर विवाद का समाधान होगा, चाहे वो ज्ञान व्यापी हो, चाहे वो और कोई मसला। ठीक है, यहाँ पर एक कमेंट तौसीफ अहमद खान ये कह रहे हैं, अभी आपने सुना मुफ्ती शमून कासमी ने क्या कहा। उन्होंने ये कहा कि जो तथाकथित मुसलमानों की लीडरशिप है, इसी ने मुसलमानों को ठगा है। सीधे तौर पर वो राजनीति की बात कर रहे हैं, जिन्होंने मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया है और जिन्होंने मुसलमानों को आगे नहीं बढ़ने दिया है, लेकिन अपनी राजनीति को चमकाया। आपका जवाब? नहीं, देखिए इस बात में थोड़ी सच्चाई भी है और ये बात थोड़ा झूठ भी है। देखिए हमारे देश में या किसी भी देश में एक लीडर बन करके लोगों के लिए काम करना कोई आसान बात नहीं है। महात्मा गांधी सारे लोगों के लिए काम कर रहे थे, उसके बावजूद उनको गोली मार दिया गया। कौन सी आइडियोलॉजी ने गोली मारा? यही संघ वाली आइडियोलॉजी ने गोली मारा। उनको लगा कि नहीं ये गलत कर रहे। तो यहाँ पे बात, अगर आरएसएस आज जो बात कह रही है, खासतौर पे आरएसएस का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं है, हम मोहन भागवत जी की बात कर रहे हैं। वो जाकर के मुलाकात करते हैं किसी इमाम से, वो कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो भी अगर भाई नेता हैं, अपने आप को जो अपने आप को सेल्फ डिक्लेयर्ड मुस्लिम नेता कहते हैं, जो एमपी हैं या एमएलएज हैं, उनसे तो ये मुलाकात नहीं है। ये बात तो सही है, लेकिन अगर एक पहल की जा रही है मोहन भागवत की तरफ से, तो उस बात पे हम दो कदम आगे बढ़ करके जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो भी तो पहल कर सकते हैं, वो भी बात कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं कि आपकी आइडियोलॉजी क्या आज भी वही है। जवाब लीजिए संजीव उनियाल, आपको जवाब देना चाह रहे हैं, उनका जवाब लीजिए संजीव उनियाल। आदिति, दो तीन चीजें सही पर्सपेक्टिव में आ जाएं। हाँ सर, 40 सेकंड है आपके पास। शायद ये नहीं पता कि राष्ट्रीय समसेवक संघ जो है वो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, प्योरली सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। और सोशल ऑर्गेनाइजेशन के सर्वोपरि व्यक्ति जो सरसंघ चालक होते हैं, सरसंघ चालक ही ऑथोराइज्ड माउथपीस होते हैं संघ के। उनके मुंह से जो भी कहा जाता है उसी को संघ का पक्ष माना जाता है। तो इस संघ के रूप में सरसंघ चालक जी जाके उस बैठक को करके आए हैं और अपने आप में बहुत एक रिमार्केबल बैठक है। मुझे लगता है कि उस बैठक के जरिए हम ये मैसेज दे सकते हैं
जैसे हमारे मौलवी साहब ने बताया, इलियासी जी ने बताया कि राष्ट्रपिता क्यों कहा उनको, क्योंकि राष्ट्र की संतान है सब। अगर जो भी राष्ट्र की संतान है वो राष्ट्रपिता माने जाएंगे उसके, तो जो भी उस राष्ट्र को संतान माने जाते हैं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात कही गई। दूसरी बात मैं बताता हूं कि संगच्छोधम संवदोधम संभो मनानसी जानताम, हम सब एक साथ बैठें, एक साथ सोचें, एक मन से आगे बढ़े, एक साथ खा के चाय पी के भोजन करके हम इस देश को सर्वोपरि आगे ले जाने के लिए बढ़े। तो मुझे लगता है कि उसी का एक अपने आप में आज पुनर्स्थापना टीवी के माध्यम से हुई है, क्योंकि आप लोग आदित्य बहुत एक्टिव हो गए हैं, तो आपको संघ के दर्शन साक्षात हो पा रहे हैं। नहीं तो संघ तो 1925 से लगातार यही काम करता रहा है। द्वितीय संघ चालक ने 3 बातें बताऊंगा। जब ठीक है, नहीं साहब, मैं आपको आगे मंच दूंगी सर, और मैं सब पैनलिस्ट से उम्मीद है कि आप अपने जवाब को टाइम थोड़ा उसको लिमिटेड टाइम में फ्रेम कर लें। अभी यहां पर मुफ्ती शमून कासमी अपनी बात रखना चाह रहे हैं, उनकी बात प्लीज। अदिति, मैं ये कह रहा हूं कि 2003 में ये पहली बैठक आज नहीं है, आरएसएस ने आज से कोशिश नहीं की है। 2003 में मैं उसका साक्षी हूं, मैंने खुद उसका संचालन किया था, और इसी केजी मस्जिद के अंदर सुदर्शन जी और विष्णु हरि डालमिया जी जो वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, ये उस वक्त आयोजित हुई थी। और मैं एक बात अब इनसे पूछना चाहता हूं, सारे लोगों से कहना चाहता हूं कि 1919 में एक जमातें बनती मुसलमानों की, उनके रचनात्मक कार्य कहाँ हैं, और 1925 में जमात बनने वाली आरएसएस, उसने जो काम किया है आज, उसने पहले अपने हिंदू समाज में काम किया, आज मुसलमानों में भी वो काम कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं 30 वर्षों से इन बातों को भली भांति, जिस वक्त मैं ये कहा करता था कि दुनिया का पहला ग्रंथ वेद है और अंतिम ज्ञान कुरान है, तो कोई अखबार वाला और टीवी वाला चलाने को तैयार नहीं होता था। और ये आरएसएस आज से नहीं कह रही है कि हमारे दूध और खून के रिश्ते हैं, वो ये कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम अल खल्क़ु अयालुल्लाह, यानी हमारे दूध और खून के रिश्ते हैं, एक ही नर नारी की हम संतान है। ये आरएसएस का पहले से कहना है। ठीक है सर, अब आज की बात ये है, मैं वापस आपको मंच दूंगी, लेकिन बड़ा सवाल जो बार बार इस डिस्कशन में हम उठा रहे हैं वो यही है कि मुसलमानों को लेकर संघ की सोच में कुछ गलत नहीं है, तो क्या मुसलमानों की सोच भी संघ को लेकर बदल पाएगी? तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं, तस्वीरें हैं बरेली उर्स की, जहां बाकायदा एक मुस्लिम एजेंडा पास किया गया। इस एजेंडे में यह आरोप लगे कि लव जिहाद और धर्मांतरण कानून के नाम पर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, आपको याद होगा, ज्ञानवापी में इसका बार बार जिक्र आपने सुना है। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की अनदेखी करके उनकी मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। और इन सब के लिए इस उर्स में जिसे टारगेट किया गया वो कौन था? वो था संघ परिवार और बीजेपी। और इसी के साथ इस उर्स में यह भी कहा गया कि मुसलमान उसी पार्टी को वोट करेंगे जो मुसलमानों के लिए काम करेगी। सोचिए जरा, मुसलमानों के लिए जो पार्टी काम करेगी, मुसलमान का वोट उसे मिलेगा। यानी धर्म के नाम पर सीधे सीधे ध्रुवीकरण का एजेंडा इसे ना माना जाए तो क्या माना जाए? इस बारे में जब हमने आईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी से सवाल किया तो उनका कहना था कि इसमें गलत क्या है। डिटेल में सुनिए उन्होंने क्या कहा। तो ओवैसी साहब, बरेली उर्स रज़वी में जो उलेमाज हैं वो ये कह रहे हैं कि मुसलमान उन पार्टियों को सपोर्ट करेंगे, उनको समर्थन देंगे जो मुस्लिम राइट्स की, मुस्लिम हक की बात करेंगी। तो क्या आपको लग रहा है इस देश में जो धर्म बेस्ड पॉलिटिक्स है, अब उसे लेकर आवाजें जो है वो तेजी पकड़ रही है, जो कि देश के लिए अच्छा नहीं है? धर्म आधारित पार्टियां जो हैं वो स्ट्रॉन्ग ग्राउंड हासिल कर रही हैं, और आप खुद इस ट्रेंड को कैसे देखते हैं? नहीं मैडम, पूरी राजनीति तो धर्म के नाम पर नरेंद्र मोदी कर रहे हैं ना, उसमें कौन इनकार कर सकता है? अगर आप प्रधानमंत्री की पहली स्पीच देखेंगे लोकसभा में 2014 में, इन्होंने कहा था कि 1200 साल की सत्ता गुलामी के बाद हमको सत्ता मिली है। भाई देश में 200 साल की गुलामी थी अंग्रेज़ों की, प्रधानमंत्री 1200 कर दिया उसको, तो उसका मतलब क्या है बताइए आप? ये 80-20 की बात तो योगी आदित्यनाथ ने की थी। क्यों की थी? क्योंकि 20% मुसलमान हैं। कब्रस्तान शमशान की बात किसने की थी? प्रधानमंत्री ने की थी। अच्छा, अखिलेश यादव आजम खान जेल में है, उनसे मिलने नहीं जाते, रमाकांत यादव जेल में, उनसे मिलने चले जाते। तो ये तो सब कर रहे हैं ना मैडम, को कौन नहीं कर रहा है?
बुरी बात क्या है उसमें? और इन सब में सबसे कमजोर कौन है भारत में? दलित के साथ अगर कोई आदिवासी के कमजोर है तो मुसलमान है। और कमजोरों को ताकतवर बनाएंगे या ताकतवर को ताकतवर बनाएंगे? बताइए आप। कमजोर को ताकतवर बनाना चाहिए ना मैडम? बिल्कुल बनाना चाहिए, लेकिन सर जो सुनिए आप हमारी बात एक मिनट हमारी बात सुन लीजिए। भारत की पार्लियामेंट में कितने मुसलमान एमपी हैं भाई? 14% की पॉपुलेशन है, 5% भी नहीं है। भाजपा के पास तो लोकसभा में एक एमपी ना लोकसभा में राज्यसभा में है। बताइए इसका कौन जिम्मेदार है? उसका मैं जिम्मेदार हूं। आप सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भारत के मुसलमानों के देख लीजिए, कुंडू कमेटी की रिपोर्ट से एनएसएसओ का डेटा देख लीजिए, सेंसस देख लीजिए, सबसे कमजोर मुसलमान, आदिवासी, दलित हैं। तो कमजोरों को ताकतवर बनाना चाहिए ना, तो इससे देश मजबूत होगा, देश सुपर पावर बनेगा। तो देश को सुपर पावर बनाने का दम और दावा तो राजनीति बहुत करती है, लेकिन आप क्या देखते हैं उसमें? कभी मुस्लिम हित, कभी हिंदू हित, देश हित की बात करने के लिए क्या राजनीति पूरे तरीके से तैयार है, उतनी परिपक्व है? यह सवाल बार बार उठ रहा है। और आज की जो तस्वीर है जिस पर लगातार डिस्कशन हुआ है, जो तस्वीर सुर्खियों में रही है, हेडलाइन बनी है, वो है सरसंघ चालक मोहन भागवत की तस्वीर। और वही तस्वीर जी न्यूज पर हम आपको दिखा भी रहे हैं। और साथ ही मुसलमानों के बीच आरएसएस को लेकर जो परसेप्शन है, जो कुछ हद तक आप कह सकते हैं राजनीति द्वारा बनाया गया परसेप्शन है, या फिर आरएसएस की जो मुसलमानों के प्रति सोच है, क्या ये उसमें बदलाव की तरफ एक बड़ा संकेत है? ये वो सवाल है जो आज हम ताल ठोक के यहां पर उठा रहे हैं। यहां पर सवाल ये भी उठता है तौसीफ अहमद खान की एक तरफ आरएसएस की आइडियोलॉजी की तो बात की जाती है, बीजेपी की आइडियोलॉजी की बात तो की जाती है, लेकिन ये जो बरेली उर्स में ये जो कहा गया जो मुसलमानों के हित की बात करेगा उसी को हम मुसलमान वोट देंगे, भाई ये धर्म के आधार पर अगर राजनीति होगी तो कैसे चलेगा? हालांकि होती है धर्म के आधार पर राजनीति, लेकिन मेरा सवाल फिर भी है ये कब तक चलेगा, कैसे चलेगा? और दूसरी तरफ आप सुपर पावर बनाने की बात करते हैं। देखिए, एक तरफ आरएसएस है, जिस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स, जिस ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स गवर्नमेंट में हर लेवल पे, हर जगह पे है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो। और दूसरी तरफ आप आरएसएस का कंपैरिजन कर रहे हैं बरेली शरीफ से। बरेली शरीफ एक इस्लामिक स्कॉलर का एक फाउंडेशन है, एक मैं सेंटर। कंपैरिजन नहीं कर रही हूं, मैं सोच की बात कर रही हूं। कोई भी बरेली शरीफ का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव किसी भी सरकार में कहीं पे भी नहीं है। और सवाल तो उठाया जाएगा कि हाँ भाई, मुसलमानों की जो क्या हिंदू हित की बात करेगा, भारत में राज करेगा, यह स्लोगन नहीं किया गया। तो इसमें बुरा क्या है कि अगर बरेली शरीफ से फरमान आता है कि भाई जो पार्टी मुसलमानों के हक की बात करेगी उससे ना आप जस्टिफिकेशन दे रहे हैं मुझे, कितने एमपीज है ना आप जस्टिफिकेशन दे रहे हैं मुझे। अभी मैंने यही बोला था, कभी मुस्लिम हित की बात, कभी हिंदू हित की बात, देश हित की बात कब? देश हित की बात कब? यही सवाल पूछा था मैंने। अरे नहीं, तो क्या देश के हिस्से मुसलमान नहीं है क्या मुसलमानों को एमपी एमएलए नहीं बनना चाहिए? अरे तो आप भारतीयों के हित की बात क्यों नहीं करते? आप बताइए, आप हिंदू और मुसलमान में क्यों डिवाइड कर देते हैं? भारतीयों के हित की बात तो नहीं सुना मैंने आपके मुंह से। नहीं, क्या भारतीय क्या विदेश से आए हुए हैं? पॉलिटिक्स का मुद्दा ही है। भारतीय के विदेश से आए हुए हैं, इसी देश के वासी है ना, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले हैं। रुक जाइए मैडम, रुक जाइए। हाँ, मैं रुक गई हूँ, आप भी मुद्दे पर आ जाइए। पॉलिटिक्स का मुद्दा होता है, पॉलिटिक्स का एजेंडा होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। अगर मुसलमान को आप सोसाइटी का हिस्सा ही नहीं मानते हैं तो फिर आपका ये चिल्लाना जायज है। लेकिन अगर आप हिस्सा मानते हैं, मैडम झगड़ा मुझसे क्यों कर रही? रुक जाइए, मैं झगड़ा नहीं कर रही, मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन कर रही हूं। आपसे काउंटर क्वेश्चन करें तो आपको लगता है झगड़ा हो रहा है, यही तो दिक्कत है आप लोगों की। मेरी बात कंप्लीट, रुक जाइए, मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। अगर मुसलमान सोसाइटी का हिस्सा है तो उसका रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में कितना है, उसका रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट में कितना है, एमएलएस में कितना है, काउंसिलर में कितना है? आप तो बात करना पड़ेगा। आप दलितों का कितना रिप्रेजेंटेशन है, गरीबों का कितना रिप्रेजेंटेशन है, महिलाओं का कितना रिप्रेजेंटेशन है, बात तो करना पड़ेगा। बिल्कुल करना चाहिए। आरएसएस के लोग, चलिए आप बताइए कितने एमपी हैं टीएमसी से? लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं लेगा। हाँ, चलिए टीएमसी की तरफ से कितने एमपीज हैं, अब इस पे बात करते हैं। बताइए मुसलमानों को कितना रिप्रेजेंटेशन दिया आपने? आप मुझसे सवाल कर रही हैं? हाँ, टीएमसी की बात आप ही करेंगे। अब आपसे संजीव उनियाल से थोड़ी पूछूंगी टीएमसी से जुड़ा हुआ सवाल। नहीं, तो जब मैं अपनी बात कर रहा था आपने मुझे इंटरप्ट किया ताकि मेरी बात ना दर्शक सुन सके और ना ही आपकी बात मैंने सुना। कैसा विक्टिम कार्ड है भाई, इतना विक्टिम कार्ड है इस देश में। नहीं मैडम, आप आंकड़ा उठा करके दिखा दीजिए
कि बंगाल को आप किसी दूसरे स्टेट से कंपेयर करके दिखा दीजिए। मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछ रही हूँ, स्ट्रेट सवाल पूछ रही हूँ, टीएमसी के कितने एमपीज हैं, बस इतना ही सवाल पूछ रही हूँ, आप मुझे वो नंबर बता दीजिए, क्योंकि आप अभी सुनिए आपकी आवाज सुनी होगी दर्शकों ने, ध्यान से सुनिए, आप अब इधर उधर की बात ना करिए, मुद्दे की बात करिए मुझसे। टीएमसी के कितने एमपीज हैं? टीएमसी के जितने एमपीज हैं बीजेपी के एक भी नहीं है। अरे आप नंबर बताइए ना, दर्शकों को उससे समझ आएगा कि जब आप मुसलमानों के रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे थे तो किस मॉरल ग्राउंड पर, फैक्चुअल ग्राउंड पर आप वो बात कर रहे थे। तो बताइए कितने मुस्लिम एमपीज हैं टीएमसी के? मैडम आप बता दीजिए ना नंबर। अरे सर मैं तो आपसे पूछ रही हूँ सर, आपने ही कहा मुसलमानों के रिप्रेजेंटेशन की बात। आपकी हालत इस वक्त ये है, नहीं आपकी हालत इस वक्त ये है, बीजेपी पर आप आरोप लगा रहे हैं, फिर कह रहे बीजेपी के मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है। अरे जब आप आरोप ही एक पार्टी पर लगा रहे हैं तो आप अपनी पार्टी की मिसाल देंगे ना, आप अपनी पार्टी की मिसाल देंगे। चलिए सोच लीजिए, पता कर लीजिए, चलिए पता कर लीजिए, चलिए पता कर लीजिए, आप पता कर लीजिए, कोई बात नहीं, पार्टी तो एक बस निजी हमले करेंगे, अदिति त्यागी पर पहुंच जाएंगे। अदिति त्यागी कहीं की सीएम है, अदिति त्यागी कहीं की पीएम है, अदिति त्यागी को प्रशासनिक पोस्ट होल्ड करती हैं, अदिति त्यागी एडमिनिस्ट्रेशन चला रही हैं, अदिति त्यागी सरकार चलाती हैं। बस ये सवाल पूछेंगे अदिति त्यागी से, पूछ लीजिए, कोई बात नहीं। जनता पे ही छोड़ देती हूं कि जो अभी चीख कर बुलंद आवाज में कह रहे थे मुसलमानों के रिप्रेजेंटेशन की बात करनी पड़ेगी, जब नंबर पूछ लिया तो जवाब नहीं है उनके पास, और यही सियासत की कड़वी सच्चाई है। इसीलिए सवाल पूछा आपसे तौसीफ अहमद खान। जल्दी यहां पर मुफ्ती शमून कासमी और उसके बाद संजीव उनियाल, उसके बाद ज़ेबा यास्मीन, जल्दी 40 सेकंड्स ईच प्लीज। हाँ, मैं अदिति जी ये कहना चाहता हूँ, अभी ओवैसी जी ने कहा कि मोदी जी ने 1200 साल की गुलामी का जिक्र किया। मैं उसकी तायीद उनकी इसलिए करता हूँ मोदी जी की कि हम भारतीयों की सरकार तो अभी आई है, 75 साल से ही तो हमारी सरकार है। क्या मुगल यहाँ के लोग थे? वो तो हमारे ऊपर आकर के उन्होंने हुकूमत की थी। नंबर 2, अंग्रेज और मुगल दोनों एक ही श्रेणी में आते हैं। और नंबर 3 पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अभी तौसीफ जी कह रहे थे कि मुसलमानों का प्रेजेंटेशन कितना है, ये सियासी पार्टी और सियासी पार्टियों के जो ये तथाकथित नेता हैं ये जिम्मेदार हैं। आज मैं अगर आपसे ये बात कहूं कि ये 4 लोग आज हिंदुस्तान के अंदर, आज हमारी मुर्मू जी महामहिम राष्ट्रपति, नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, और उससे पहले एपीजे अब्दुल कलाम और रामनाथ कोविंद। मैं आज बहुत बड़ी एक बात कह रहा हूं अदिति जी तुम्हारे हवाले से, तुम्हारे जरिए से, अल्लाह की, ईश्वर की पॉलिसी है, वो कमजोरों को ताकत देगा। अभी ओवैसी जी कह रहे थे तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आज हिंदुस्तानियों की हुकूमत है, भारतीयों की हुकूमत है, और अल्लाह की, ईश्वर की पॉलिसी यह है, गॉड की पॉलिसी यह है कि वो कमजोरों को ताकत देगा। आप नहीं कमजोरों को ताकतवर बनाएंगे। अल्लाह कहता है, ईश्वर कहता है, वो नुरीदु अन्ना मुन्ना अल्लज़ीना स्तुज़िफ़ू फिल अर्ज़ अइम्मतम व लनजअलहुमुल वारिसीन। हम चाहते हैं कि जिन्हें जमीनों के अंदर कमजोर किया गया उन्हें हम हुकूमत देंगे, और हुकूमत ही नहीं, हम उन्हें जमीनों का भी वारिस बना देंगे। आरएसएस के बारे में मैं आज ये बात कहना चाहता हूं मुसलमानों से कि आप स्वयं आरएसएस को पढ़ने का, समझने का प्रयास करिए। इन तथाकथित नेताओं को, ये तुम्हारे हितैषी नहीं है। और मैंने ये बार अदिति जी कई बार ये कहा है, जब पोलियो का मिशन आया तो उस वक्त डॉक्टर हर्षवर्धन थे, तो उस वक्त इन्होंने मुखालफत की कि ये हमारे बच्चों को, ये हमेशा मुसलमानों को। ठीक है मुफ्ती साहब सुन लीजिए प्लीज मौलाना कादरी की आवाज। मुफ्ती साहब सुन लीजिए सर। देखिए मैडम, आरएसएस का क्या रोल रहा, क्या नहीं रहा, हिंदुस्तान सारा जानता है, हिंदू भी जानता है, मुसलमान भी जानता है। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि आरएसएस अब गलत है, हम ये कह रहे हैं कि जब काम आगे बढ़ेगा, जब हर 2 समुदाय के लोग बैठेंगे तो हर विवाद का हल निकलेगा। अब रहा सवाल कि यहाँ पर बहुत सारी बातें जो है मुस्लिम लीडरशिप के पर हो रही थी, चाहे वो रिलीजियस हो चाहे वो पॉलिटिकल हो, तो मैं ये साफ कहना चाहता हूं मैडम कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है जो मुसलमानों की बात करती है, तो उसके पीछे उनका मकसद ये होता है कि हमको इनका वोट मिल जाए। लेकिन रिलीजियस लीडरशिप जो होती है, इनके पीछे कोई मकसद नहीं होता, इनको कौम से कुछ हासिल करना नहीं होता, बल्कि कौम का भला करना होता है।
पिछले 3-4 महीनों से हिंदू मुसलमानों में जो ज्ञान व्यापी हो, जो कुछ भी मसला हो, जो खाई काफी बढ़ गई थी, दुश्मनियां डाली जा रही थी, तो यही मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स ने सारे हिंदुस्तान में ये बताया कि हम हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे, बल्कि मिलकर के बैठ के बात करेंगे। और बहुत हद तक आज भारत का मुसलमान हो या हिंदू हो, ये बात जान चुका है कि कुछ लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम कर लड़ाते हैं, लेकिन फिलवक्त हमारे भारत में यही जरूरत है कि हिंदू हो कि मुसलमान हो, सब मिलकर काम करें ताकि हर घर में खुशहाली पैदा हो, हमारा देश तरक्की करे। अब इसमें जवाब लीजिए संजीव उनियाल जी। यहां पर हम देख रहे हैं रिलीजियस गुरुज आगे बढ़ रहे हैं, धार्मिक लीडरशिप जो है वो आगे बढ़ रही है, लेकिन राजनीति आगे नहीं बढ़ रही। राजनीति तो पीछे ले जाती है। ओवैसी के बयान देखिए, 4 स्टेटमेंट दी उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में, चारों की चारों झूठ। 80-20 का रेशो संघ कभी नहीं कहता। संघ के जो सर्वोपरि हैं, सरसंघ चालक हैं, वो कहते हैं हम सबका डीएनए एक है, हमेशा एकता की बात करते हैं, जोड़ने की बात करते हैं। जब सर तन से जुदा करने की बात लोग करते हैं, तब वो कहते हैं हम सबको एक साथ बैठना चाहिए। और दूसरा वो कहते हैं कि हर एक मूर्ति में से, हर एक मस्जिद में से शिवलिंग को मत ढूंढिए, हम सबका डीएनए एक है। इस तरह की भावना रखने वाला संगठन, इसीलिए शायद लगातार 97 ईयर से अदिति लगातार आगे चल रहा है। आपके करोड़ों दर्शकों को पता है 52 अनुसांगिक संगठन लगातार कार्य करते रहते हैं। कोविड में लाखों लोगों को आपने भोजन दिया, लाखों लोगों की सेवा की, उनको औषधि दी, उनके साथ खड़े रहे। और आंध्रा के तूफान में, ठीक है, जवाब उत्तराखंड की बाढ़ में, ये कह रहे और हैं कि जम्मू एंड हमने कश्मीर तो में ग्राउंड पर जितना काम किया है, सियासत ने सिर्फ नुक्स निकाले हैं, अवगुण निकाले। देखिए, जितना भी काम किया होगा प्रचार ज्यादा किया होगा। जहां तक संजीव जी की बात है, अभी थोड़ी देर पहले वो मेरी नॉलेज को अपडेट कर रहे थे कि महिलाएं बहुत सारी संगठन में इनसे जुड़ी हुई हैं और काम करती हैं आरएसएस में। तो 2013 में जब मोहन भागवत जी ने बयान दिया, तो क्या उसके लिए माफी मांगी इन्होंने? एक तरफ आप कहते हैं सबका डीएनए सेम है और दूसरी तरफ आधी आबादी को आप नीचे गिरा देते हैं, आधी आबादी से आप कहते हैं घर बैठो। संजीव जी, मेरा समय है, मुझे बोल लेने दीजिए। मोहन भागवत जी के 2013 वाले एक सेकंड संजीव उनियाल जी, संजीव उनियाल जी उनको बोलने दीजिए प्लीज। संजीव उनियाल जी उनको बोलने दीजिए सर, जब आपकी बारी होगी आप बोलिएगा, प्लीज उनको बोलने दीजिए। देखिए, मेरा सीधे कहना है, कोई भी व्यक्ति देश हित में अगर इनिशिएटिव लेगा उसकी तारीफ होगी, लेकिन मैं फिर अपनी बात को दोहराऊंगी कि आरएसएस भाजपा से कोई इस चीज के लिए मना ले कि हिंदू मुसलमान ना करे, तो ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज, मुसलमान जो है बहुत समझदार है, वोटर है और अपना वोट खुद डिसाइड करता है, वो किसी से डिस्कस करने नहीं जाता है। समाजवादी पार्टी की लेट मी कंप्लीट, समाजवादी पार्टी के जितने भी विधायक हैं 111 चुने हैं, उसमें 31 मुसलमान हैं। 68 से ऊपर को टिकट दिया गया था। जहां तक बात एमपी की है, अभी फिलहाल हमारे एमपी कम है, मात्र 3 हैं, जिसमें से 2 मुसलमान हैं। हम काम करते हैं, सबके लिए काम करते हैं, गाने की जरूरत नहीं है, और मुसलमान हमें उतना ही सम्मान करते हैं। 2022 में आपने पार्टी पर तो अपीजमेंट के आरोप लगते हैं ना, तरीके से वोट आपकी दिया पार्टी पर अपीजमेंट के आरोप लगते हैं, जैसे तौसीफ की पार्टी पर अपीजमेंट के आरोप लगते हैं, एक आप पर तुष्टीकरण के आरोप लगते हैं। आरोप लगाने वाला कौन है अदिति जी? बीजेपी। पहले बीजेपी खुद आरोप मुक्त हो जाए, फिर दूसरों के आरोपों की बात करे। अभी खुद आरोप इतने ज्यादा हैं बीजेपी के कि उन्हें पहले अपना आरोप मुक्त होने की जरूरत है। हाँ मैम, कोर्ट ने भी फटकार लगाई थी वैसे, देश की सर्वोच्च अदालत ने मुजफ्फरनगर दंगों में। जी जी जी, अभी कल सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया को भी फटकार लगाई है, जिस तरीके से सरकार, आप मीडिया और सरकार को ये, अब मैडम एक सेकंड, अच्छा हुआ आपने पॉइंट उठाया है। अगर आपका डिफेंस मीडिया है, आपका डिफेंस मीडिया है मैडम, सुनिए ध्यान से सुनिएगा। थोड़ी देर पहले आप सुन लीजिए मैडम, अब आप सुन लीजिए ना, सुन लीजिए प्लीज, सुन लीजिए। ऑब्जर्वेशन में कोई फर्क होता है? ऑब्जर्वेशन में और सरकार को नोटिस देने में और उससे सवाल करने में और उसे फटकार लगाने में कोई अंतर नहीं होता है क्या? और किस कॉन्टेक्स्ट में मीडिया की बात हुई, किस कॉन्टेक्स्ट में? हेट स्पीच कहां से आती है? हेट स्पीच कहां से आती है मैम? You are not sitting on a show which is known for promoting hate speech. पहले मुझे आपको ये दुरुस्त करना पड़ेगा, मुझे आपको नफरत फैलाती है। नहीं ज़ेबा यास्मीन जी, नफरत फैलाने के आरोप लगाना बहुत आसान है कि मीडिया ये करता है और मीडिया वो करता है। You are not sitting on a show which can be accused of promoting hate speech. First for being factual. ठीक है, आप सत्ता में थे, आपकी अकाउंटेबिलिटी थी,
अगर आपको सवाल चुभ गया और आप उसमें ये कह रही कि सुप्रीम कोर्ट ने भी तो फटकार लगाई थी मैडम, ऑब्जर्वेशंस हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में आए ऑब्जर्वेशंस, और उन ऑब्जर्वेशंस का दायरा होता है। आप सियासत का बढ़िया है, जब खुद कॉर्नर होने लगे तो मीडिया को कटघरे में खड़ा कर दो, फिर भी सवाल आपसे रहेंगे, फिर भी सवाल आपसे रहेंगे, क्योंकि वोट मांगने आप लोग जाते हैं, फिर भी सवाल और अकाउंटेबिलिटी आपकी रहेगी। संजीव उनियाल और उसके बाद मुफ्ती शमून कासमी। अदिति, 4 बातें फैक्चुअली ठीक करना। सर 1 मिनट है। झूठ नहीं बोलना चाहिए, करोड़ों दर्शक हैं। मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूं, अगर मैंने बोला है कि 1936 में राष्ट्रीय सेविका समिति का पुनरुत्थान हुआ था, उस दिन बनी थी, तो आप देखिएगा कि उस वो 1936 ही होगा, 1937 नहीं है। दूसरी बात, विद्या भारती के 40,000 विद्यालयों में से कम 25,000 जो है वो महिलाएं हैं, वो लगातार काम करती हैं। और आप देखिए कि हमारे जो भी संगठन है, विश्व हिंदू परिषद में लगभग 25% महिलाएं हैं। तो इनका ये कहना 2013 में सरसंघचालक जी ने ये बोला था, ये बिल्कुल झूठ है। महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं, इनको उसके प्रत्यक्ष दर्शन करने चाहिए, गूगल ज्ञान से कुछ प्राप्त नहीं होना चाहिए, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। आपको प्रत्यक्ष दर्शन के लिए संवाद करना चाहिए, जो संवाद सरसंघचालक जी ने किया है। आप देखिए संवाद करने के बाद कितनी विजनरी क्लियर होती हैं। बहन, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप कम से कम राष्ट्रीय सेविका समिति के किसी भी कार्यालय में आकर एक बार जो प्रकल्प दर्शन करिए, वो क्या क्या कार्य करती हैं। ठीक है, वो जगहों पर जाकर समाज सुधार के कार्य करती हैं, विद्यालयों में काम करती हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं। ठीक है सर, जवाब लीजिए उनसे, देखिए जवाब लीजिए प्लीज। देखिए संजीव जी, महिलाओं के लिए काम करना बहुत अच्छी बात है, समाजवादी पार्टी भी करती है और हर पार्टी करती है, आपने भी किया, बहुत अच्छी बात है। मैंने आपके बयान की बात की, अभी तक आप अपने बयान पे नहीं आ रहे। मैंने मोहन भागवत जी के 2013 की बयान की बात की थी। आप नेशनल चैनल पे माफी मांग लीजिए, मैं आज भूल जाऊंगी। अदिति, आप नेशनल चैनल पे माफी मांग लीजिए, मैं भूल जाऊंगी। बोल रही हैं, मैं झूठ बोल रही हूँ, झूठ बोल रही हैं। सुना था संजीव जी, आप माफी मांग लीजिए, मैं अभी भूल जाऊंगी। झूठ नहीं, आप माफी मांग लीजिए, मैं अभी भूल जाऊंगी। आपके आरएसएस के ऑफिस भी आऊंगी और बताइए, आप माफी मांग लीजिए नेशनल चैनल पे। नहीं करता कि जिस कारण से उनकी दुकान चलती है, मुसलमानों के कारण वो दुकान बंद ना हो जाए। आपने इतने एमपी इतने एमएलए बना रखे हैं ना, उनको बेवकूफ बना के। आपने अभी गिनवाए ना, आपने गिनवाए ना अभी कितने एमपी और कितने एमएलए बना रखे हैं बेवकूफ बना के, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से डरा के, झूठ बोल के आप झूठ बोलती हैं। बहन, मैं तो निवेदन कर रहा हूं, आप राष्ट्रीय सेवक समिति की किसी भी कार्य में आकर उसमें एक सहयोग करिए, एक बार प्रकल्प दर्शन करिए मेरी बहन, प्रकल्प दर्शन करिए। मौलाना कादरी का इस तरह के निजी आरोप प्रत्यारोप पे वक्त ज़ाया मत कीजिए, जो ब्रॉड क्वेश्चन है उसकी बात कीजिए। मौलाना कादरी, जो सवाल थोड़ी देर पहले मैंने पूछा तौसीफ अहमद खान से, और ममता दी उनसे बहुत नाराज होंगी आज कि आज उन्होंने आंकड़ा नहीं रखा, क्योंकि शायद उनको उस वक्त पता नहीं था। कोई बात नहीं, लेकिन आप ये मुझे बताएं, एक सवाल है मेरा, रिप्रेजेंटेशन और तुष्टीकरण में लाइन कहां है? देखिए अदिति जी, ये सारी बात बड़ी क्लियर है कि चाहे हमारे ममता दीदी की पार्टी हो और समाजवादी हो, चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस का मामला तो ऐसा है कि वीआईपी कल्चर से तो बाहर आती नहीं है, महाराजा लोगों की पार्टी है, इजी टू अप्रोच तो हो ही ना सकता वहां पर। लेकिन उसके बावजूद भी ये तीनों पार्टीज का ये अमल रहा कि हर वक्त मुसलमानों के दिल में किसी ना किसी का डर बैठाते गए और अपने लिए वोट हासिल करते गए। अरे इंतहा तो ये हुई कि जब उवैसी साहब बंगाल पहुंचे, यूपी पहुंचे, तो इनको उवैसी साहब से भी तकलीफ हो गई। जो उवैसी साहब खुद एक मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, तो बात ये समझने आई यहां पर कि इनको मुसलमानों से मतलब नहीं है, ना मुसलमानों की तरक्की से मतलब है। इनको आरएसएस और बीजेपी के नाम से डराना है और अपना वोट बैंक घट करना है और इख्तिदार की गद्दियों तक पहुंचना है। मेरा सवाल है तौसीफ साहब से, मेरा सवाल है एसपी की मोहतरमा से, आपने अपनी पार्टीज में मुसलमानों को कितना रिजर्वेशन दिया टिकट्स पर? चलिए बताइए। यूपी में तो इतना मुसलमान है, लूट लूट कर आप लोग वोट लेते हैं। बंगाल में देखिए आप, मुसलमान ममता दीदी के साथ खड़ा है, क्या रिजर्वेशन मिला? कितने हमारे सांसद हैं, कितने हमारे विधायक हैं, कितने हमारे मंत्री हैं? चलिए आप दोनों मुझे बताइए। उसके बाद आरएसएस पर भी तनकीद कीजिए, ओवैसी साहब पर भी तनकीद कीजिए। पहले अपना तो रिपोर्ट कार्ड रखिए आप लोग कि आपने क्या किया आज तक।
नहीं, वो मैंने इसीलिए आपसे सवाल पूछा था। तौसीफ को उस समय सवाल का जवाब नहीं पता था। मैं ये सवाल उठा रही हूँ कि रिप्रेजेंटेशन और तुष्टीकरण के बीच लाइन कहाँ है। अब आप मौलाना कादरी, असदुद्दीन ओवैसी के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं। चलिए ठीक है, पहले इसका जवाब ले लीजिए। तौसीफ अहमद खान, आपसे सवाल था, जवाब। देखिए, अभी तो मौलाना साहब बोल रहे थे कि मुसलमानों से वोट नहीं मांगना चाहिए। जब धार्मिक लोग जो अगर कुछ कहते हैं तो वो वोट के लिए नहीं कहते हैं, और मुसलमानों को जो है वोट नहीं मांगना चाहिए। वो तो अभी इसी बात की पैरवी कर रहे थे, और अभी सवाल कर रहे हैं कि भाई तृणमूल ने इतने कम एमपीज क्यों भेजे, सिर्फ 6 एमपी लोकसभा में क्यों भेजे, सिर्फ कुछ लोग एमपी राज्यसभा में क्यों भेजे। अभी ये बात उठा रहे हैं मौलाना साहब, तो इन्हें अपना पहले थॉट प्रोसेस क्लियर रखना चाहिए। पहला बात यह है कि अगर कोई पार्टी, चाहे वो या संगठन, चाहे वो आरएसएस हो या बीजेपी, अगर वो ये कहे कि हम लोग जैसे पार्लियामेंट में हैं वैसे रहने दो, मुसलमानों या फिर दलितों या क्रिश्चियन, तुम लोग अपने रिप्रेजेंटेशन का बात मत करो, तुम लोग हमसे सीट मत मांगो पार्लियामेंट में और हम तुम्हारी भला करेंगे, तो मैं कहूंगा कि ये धोखा है। क्योंकि पॉलिटिक्स का मतलब ही होता है रिप्रेजेंटेशन। और अगर 25% आबादी मानी जाती है अगर मुस्लिम्स की है, तो उसमें कम से कम उसका प्रोपोर्शनेट नंबर पे एमपीज होना जरूरी है। यही अच्छी पॉलिटिक्स का यही मकसद है, और अच्छी पॉलिसीज ऐसे ही बन के आएंगी। आज अगर आप कह रहे हैं कि हाँ, लेकिन तौसीफ अहमद खान फिर उसके बाद आपको जवाब देना चाह रहे हैं मौलाना कादरी, लेकिन मेरा सवाल वही है, फिर रिप्रेजेंटेशन और तुष्टीकरण में लाइन कहां है, ये भी मैं आपसे पूछूंगी। रुक जाइए जरा, पहले मौलाना कादरी आपको जो जवाब देना चाह रहे हैं वो ले लीजिए। देखिए तौसीफ साहब, मैं आपको फिर एक बार ये कह रहा हूं कि हमको किसी चीज का कोई हासिल करने का मकसद नहीं है हमारा, जो मजहबी धर्म गुरु होते हैं। लेकिन आप लोग जो आज तक के धर्म के नाम पर, आरएसएस के नाम पर, बीजेपी के नाम पर आप लोग जो हासिल किए, तो आप लोगों ने हमारी कम्युनिटी के लिए क्या किया? पहली चीज तो हम हिंदू मुस्लिम करना नहीं चाहते। हम तो कह रहे हैं कि अगर कोई मुसलमान भी है तो उधर जाओ, कोई हिंदू है तो इधर आओ, साथ मिलकर के बैठो। लेकिन आप लोग आज तक के जो बांटने का काम किया, तो आपने मुसलमानों के लिए क्या किया, उनके फ्यूचर के लिए क्या किया, उनके लिए क्या रिजर्वेशन किया? मेरा सवाल ये था आपसे। आप कह रहे हम क्या आपसे वोट मांग रहे हैं क्या? जवाब मैं देता, लेकिन मैं आपको धर्मगुरु मानता ही नहीं हूँ। मैं धर्मगुरु से जानता हूँ, उनके सोहबत में रहता हूँ, उनसे टच में हूँ। वो टीवी पे, कैमरा पे बिल्कुल नहीं आते। आपका ये अपना कुछ होगा, आपका एजेंडा, मैं उसके आपके खिलाफ, आपको जो सही लगे आपका हक है, आप आ सकते हैं टीवी में। लेकिन आप धर्मगुरु का हवाला दे करके पॉलिटिक्स करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, आप सवाल कर सकते हैं कि भाई आपने काम क्या किया, आपने कितने एमपीज भेजे, तो मैंने आपको बताया कि कितने एमपीज तृणमूल ने भेजे हैं। आपने पूछा कि काम क्या किया, तो एंटी लिंचिंग लॉ वेस्ट बंगाल नहीं पास किया। नहीं, मैं आपको बता दूं, एंटी लिंचिंग लॉ जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि कानून पास होना चाहिए, तो वेस्ट बंगाल नहीं पास कर दिया, उसे रोक के रखा है। इस वाद विवाद के बीच हम आपको बार बार बता रहे हैं, संघ प्रमुख मस्जिद और मदरसे में जाकर कहीं ना कहीं संघ की इमेज को, परसेप्शन को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं दिखावा है, उन्हें मदरसा, वक्फ, हिजाब सब में हिंदू एजेंडा नजर आता है। ओवैसी से एक बार ये पूरी बातचीत आप देखिए। सबसे पहला सवाल तो यही, ऐसा क्यों है कि जब भी किसी सर्वे की बात की जाती है तो आप कहते हैं ये साजिश है, आप उसमें मिनी एनआरसी बताते हैं, चाहे वो इससे पहले मदरसों का सर्वे रहा हो या फिर आप वक्फ की प्रॉपर्टी का सर्वे? नहीं, मेरा मानना यह है कि जो सरकार ने वक्फ प्रॉपर्टीज़ का सर्वे क्या ऑर्डर दिया है, आप अगर उस ऑर्डर को पढ़ेंगे तो उसमें पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5 पढ़ लीजिए आप। इसमें सरकार ये कह रही है कि जो ज़मीन बंजर, उसर और बिट्ठा है, उसको सरकार व्यापक जन कल्याण के लिए इस्तेमाल करेगी। आप बताइए, 33 साल पहले जो प्रॉपर्टी वक्फ हो चुकी है, उसको सरकार वक्फ मुसलमानों से उस वक्फ प्रॉपर्टी को हासिल करना चाह रही है, कम करना चाह रही है। और उसी ऑर्डर के पॉइंट नंबर 5 में आप देखिए लिखा हुआ है कि पुनर्निरीक्षण होगा, और उसी ऑर्डर में आप देखिए लिखा हुआ है कि अनियमितता उसमें इरेगुलरिटी हुई है। ये फिर क्या है? फिर ये आप, हाँ बिल्कुल माफ़ करना, मेरी हिंदी का प्रोनाउंसिएशन उर्दू की तरह नहीं है। और ये सर्वे को और ये सर्वे कौन करेगा मैडम? क्या सुन्नी वक्फ बोर्ड करेगा या शिया वक्फ बोर्ड करेगा? ये सर्वे करेगा लेपाल करेगा, पटवारी करेगा? क्या मतलब है इसका?
भाई एक स्टैट्यूटरी ऑटोनमस बॉडी है सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड, सरकार उसमें क्यों इन्वॉल्व हो रही है? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये मुसलमानों से वक्फ की प्रॉपर्टी को छीनने के लिए, उस प्रॉपर्टीज को कम करने के लिए इस तरह की हरकत की जा रही है। लेकिन ओवैसी साहब, यूपी सरकार में जो मंत्री हैं या डिप्टी सीएम भी है, वो तो ये कह रहे हैं कि हम भू माफिया से इस प्रॉपर्टी को छुड़ाना चाहते हैं, और दूसरा वो ये कहते हैं कि हम गरीब मुसलमानों को ये प्रॉपर्टी देना चाहते हैं। आप इन दोनों लाइन ऑफ आर्गुमेंट को कैसे देखेंगे फिर? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मिसाल के तौर पर अगर आप कोई प्रॉपर्टी को वक्फ करते हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि आप इसके मालिक हैं, डॉक्यूमेंट्स दिखाइए। फिर उसके बाद सरकार एक पब्लिक नोटिफिकेशन इशू करती है, किसी को ऑब्जेक्शन है कि आपकी प्रॉपर्टी को वक्फ कर रहे हैं, उसके बाद सरकार खुद एक गज़ेट इशू करती है, नंबर 1। तो जब प्रॉपर्टी वक्फ हो जाती है तो वो वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, ये फेमस कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट का। सरकार कैसे किसी को वक्फ प्रॉपर्टी बांट सकती है, बताइए आप? अच्छा, दूसरा उनका आर्गूमेंट है कि माफिया के लोग कब्जा करें। तो भाई अगर वो एनक्रोच करे हैं तो सरकार सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड का कितना कोऑपरेशन करेगी उस एनक्रोचमेंट हटाने के लिए? और तीसरी बात ये है कि हजरतगंज लखनऊ में ऐसे कई वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं जहां पर उत्तर प्रदेश की सरकार खुद काबिज है। आप उसको छोड़ दीजिए, पहले उसको क्यों नहीं छोड़ते आप? कौन रोक रहा है आपको छोड़ने से? मौलाना अरशद मदनी ने ये बात कही थी ओवैसी साहब, उन्होंने कहा कि हमने कुछ गलत नहीं किया, तो सरकार का पूरा हक है सर्वे कराए। उन्होंने तो इस एक्सटेंट तक का उन्होंने कहा अगर कोई अवैध मदरसा है तो उस पर बुलडोजर चल जाना चाहिए। दूसरा, आप जब ये वक्फ की प्रॉपर्टी की बात हो रही है और सर्वे की बात हो रही है सर, तो आप तो छोटा एनआरसी से बता रहे हैं ना, छोटा एनआरसी करार दे रहे हैं इसे। आपको नहीं लग रहा, आपको ये नहीं लग रहा कि यू आर गोइंग ओवरबोर्ड? देखिए, मौलाना अरशद मदनी साहब अपनी राय रख सकते हैं, उनकी इनफरादी बात है, मगर कोई ये नहीं कह सकता कि अगर इलीगल है तो मदरसा तोड़ दो। भाई एक तोड़ने का भी सिस्टम है, नोटिस पीरियड होता है, नेचुरल जस्टिस है संविधान में, म्युनिसिपल लॉज हैं, वो अपनी राय पे रह सकते हैं। मैं अपनी राय पे कायम हूँ, मैं उनकी राय से मुत्तफिक नहीं हूँ। मदरसा सर्वे होगा, अब देखिए आगे जाके क्या होगा। भाई आप वक्फ का सर्वे क्यों करा रहे हैं? आप क्यों नहीं मंदिरों का, मठ की जमीन कितनी सर्वे कराइए ना, बताइए, बराबरी दिखाइए। मैं ये ओपनली कह रहा हूं कि ये सर्वे कराकर मुसलमानों से वक्फ की प्रॉपर्टी को छीनने का काम योगी सरकार कर रही है। नहीं, लेकिन उसमें काउंटर दलील तो ये भी दी जा रही है ना ओवैसी साहब कि ये जो वक्फ एक्ट है इसमें असीमित अधिकार दिए गए हैं, इसकी सुनवाई के लिए आपको ट्रिब्यूनल में जाना पड़ता है। इसमें क्या ऐसे असीमित अधिकार हैं वक्फ एक्ट के तहत? क्या ऐसे असीमित अधिकार हैं जब आप एंडाउमेंट बोर्ड की बात करते हैं सर? वक्फ बोर्ड के पास अगर नहीं है तो आप लेजिस्लेशन लाकर उनको सेमरी एविक्शन पावर्स दे दीजिए। आपके पास तो भाई मेजॉरिटी है ना उत्तर प्रदेश विधानसभा में, अभी सेशन चल रहा है, आप ला लीजिए, दे दीजिए उनको समरी एविक्शन पावर्स। देखिए, आपको समझाने के लिए मैं एक बात कह रहा हूं, अगर जी टीवी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ तकलीफ होगी तो जी टीवी तय करेगा या फिर कोई दूसरा चैनल तय करेगा उसको? ये कैसे होगा? तो वही कर रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि अगर एंक्रोचमेंट होता है वक्फ प्रॉपर्टीज में, मैं मानता हूं एंक्रोचमेंट है, तो सेक्शन 83 वक्फ एक्ट का कहता है कि ट्राइब्यूनल को जाइए, वक्फ ट्राइब्यूनल को जाकर उनको हटाइए। सर्वे हो चुका है, ये गवर्नमेंट ये करेगी कि देखिए ये जमीन इतनी है, इतनी बंजर है, इतनी उसर है, इतनी बिट्ठा है, इसको हम पुनर्निरीक्षण करेंगे और जन कल्याण के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक, आप ये बात कह रहे हैं सर, लेकिन जो आपके ओपोनेंट्स हैं, आपके जो ओपोनेंट्स, और यहाँ पे मैं बात करना चाहती हूँ असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा की, क्योंकि आप हर सर्वे को ले जाते हैं, छोटा एनआरसी बताते हैं। उन्होंने एक सवाल उठाया, उन्होंने अभी आपने कहा कि मौलाना मदनी की अपनी राय हो सकती है, पूरे तरीके से एंटाइटल्ड और डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, लेकिन जो असम के सीएम ने सवाल उठाया वो कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ठेकेदार कैसे बन सकते हैं इस देश के मुसलमान के। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि असम में मैं उनसे ज्यादा वोट पाता हूँ, उनसे आप क्या कहेंगे? अरे कौन कह, नहीं बिल्कुल सही है वो, मैं उनकी बात से एग्री करता हूं। मैं कहाँ ठेकेदार हूं? ठेकेदार तो हेमंत बिस्व शर्मा है, ठेकेदार कोई और लोग हैं जो चुनाव के टाइम पर आकर मुसलमानों की दलाली करते हैं। मैं नहीं हूं, मैं तो मुसलमानों के पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करता हूं। अगर कोई सरकार गलत काम करती है, चाहे वो मुसलमान हो दलित हो, उसके खिलाफ आवाज उठाता हूं। हेमंत बिस्व शर्मा को अपने गिरेबान में झांक कर ये बताना पड़ेगा कि बोजाई गांव में जो मदरसा 3 साल से बना हुआ था,
उसको उन्होंने कहा है कि वहाँ का एक टीचर पकड़ा गया, अच्छा किया आपने उसे ताल्लुकात आतंकवादी संगठन से थे, मगर 3 साल से मदरसा था, 3 साल से ख्याल नहीं आया उसको तोड़ने के लिए, और आपने डिजास्टर मैनेजमेंट सेक्शन 26 की नोटिस देकर 10 घंटे का टाइम दिया। 260 बच्चों को रात में माने सुबह 1:30 बजे, दोपहर के नहीं सुबह 1:30 बजे गांव वाले अपने घर में रखते हैं और आप सुबह मदरसा तोड़ देते हैं। क्या बात कर रहे हैं हिम्मत बिस्व शर्मा? वो कभी उल्फा एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके घर को तोड़ा उल्फा के? चैलेंज कर रहा हूं, बताइए, टीवी बता दीजिए कि उल्फा के घर तोड़ा आपने, तोड़ के बताइए उल्फा भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है? नहीं, लेकिन आप पर आरोप ये लग रहा है कि आप एक अलगाव की राजनीति कर रहे हैं। आप निजाम को देशभक्त बताने लगते हैं, आप सर्वे में एनआरसी देखने लगते हैं, आप बार बार ये नैरेटिव बुनने की कोशिश करते हैं कि इस देश का मुसलमान बहुत उसको टारगेट किया जा रहा है, उसको कॉर्नर किया जा रहा है, जबकि सरकार बार बार ये दलील दे रही है कि हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास में यकीन रखते हैं। आपकी राजनीति को नकारात्मक और अलगाववादी करार दिया जा रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? मैडम, निजाम को राज प्रमुख तो मैंने नहीं बनाया था ना, निजाम को राज प्रमुख पंडित नेहरू, सरदार पटेल ने बनाया था। क्यों बनाया उन लोगों ने? आज जो मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं, क्या उनकी अकल सरदार पटेल और पंडित नेहरू से बढ़ के है क्या? डिफेंस मिनिस्टर बलदेव सिंह थे, उनसे बढ़ के है क्या? बढ़ के है तो हो सकता है भाई, मुझे नहीं मालूम। अब रहा सवाल कि मेरी राजनीति का, भाई मैं जितनी बातें कर रहा हूं मैं दलील के साथ कह रहा हूं। मैं आज भी कह रहा हूं ये वक्फ सर्वे इलीगल है। अब आप जब वक्फ की प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं कि बाबरी मस्जिद वक्फ नहीं थी, मैं खो दिया मस्जिद को। ज्ञानवापी वक्फ है, 1942 फरवरी में उसका गेजेट इशू हुआ, 1880 का खसरा पानी का रिकॉर्ड है। और प्रधानमंत्री मोदी ने जब काशी के मंदिर का रिनोवेशन किया तो मुसलमानों से प्रॉपर्टी एक्सचेंज की गई। अब प्रॉपर्टी एक्सचेंज कैसा होती भाई? कोई मालिक होगा तो एक्सचेंज होगी ना। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हम ये सब चीजों को देख चुके हैं। वक्फ सर्वे अगर आपको कराना है तो भाई हिंदू मठ का, हिंदू एंडोमेंट का भी सर्वे कराइए ना, कितनी जमीन उस मठ के पास है। अगर हिंदू मठ का सर्वे होने लगे, एक सवाल है मेरा ओवैसी साहब, आप इसका प्लीज मुझे जवाब दीजिएगा। अगर मठ का सर्वे होने लगे, अगर सरस्वती शिशु मंदिर का सर्वे होने लगे, अगर उन संस्थानों का सर्वे होने लगे जिनका आप सर्वे होते देखना चाहते हैं, तब आपको इस सर्वे में छोटा एनआरसी नहीं दिखेगा? हाँ तो बहुत अच्छा, बिल्कुल बहुत अच्छा है ना। तब सरकार बोलेगी कि भाई हम सबका करा रहे हैं। और उस ऑर्डर जब जारी करेगा ना सर्वे का, तो हिंदू एंडोमेंट बोर्ड का सीओ जारी करेगा उस ऑर्डर को, सुन्नी वक्फ बोर्ड का जुफेर फारूक इस ऑर्डर को जारी करेगा कि हम सर्वे कर रहे हैं, शिया वक्फ बोर्ड के सीओ उस ऑर्डर को जारी करेंगे। सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मत कराइए, ये ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, कानून के तहत। माने वक्फ जो बोर्ड है वो सेंट्रल वक्फ एक्ट के तहत चलता है, 95 का एक्ट है, 2013 का एक्ट है। आप एक्ट को फॉलो नहीं कर रहे आप। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं? एक तरफ संघ सरसंघ चालक जाते हैं, उनकी वो तस्वीर सुर्खी बन जाती है, इमाम से मिलते हैं और इमाम उन्हें राष्ट्रपिता और राष्ट्र ऋषि बताते हैं, और दूसरी तरफ एक तरफ हिंदू हित की राजनीति की बात की जाती है, दूसरी तरफ तुष्टीकरण के आरोप लगते हैं। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ हैं। एक क्लोजिंग कमेंट यहां पर मैं लूंगी, जल्दी 20 सेकेंड्स। ज़ेबा, मैं आपसे शुरू करती हूं। ज़ेबा यास्मीन, आवाज आ रही है आपको मेरी? जल्दी से क्लोजिंग कमेंट, 20 सेकेंड्स है मैम, प्लीज। जी अदिति जी, मैंने ओवैसी जी की भी बात सुनी और सभी की बात सुनी आज। देखिए, फिर मैं वही कहूंगी कि बयानबाजी और नफरत की बयानबाजियों से हमें बचना चाहिए, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हों। हमें नफरत की बयानबाजी और किसी कम्युनिटी के खिलाफ बयानबाजी से बचना चाहिए और भाईचारे की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। और आई होप कि भारतीय जनता पार्टी भी ये समझेगी और इसे इम्प्लीमेंट करेगी। ठीक है, तौसीफ अहमद खान, आपने सुना असदुद्दीन ओवैसी सभी पॉलिटिकल पार्टीज को कॉर्नर कर रहे थे, जिसमें आपकी पार्टी भी शामिल है। जल्दी से आपका जवाब, 20 सेकंड्स आपके पास। देखिए, फ्रेटर्निटी की बात कॉन्स्टिट्यूशन में ही है, और अगर हम आज उस ब्रदरहुड और फ्रेटर्निटी को फैलाएंगे, उसी की तायीद करेंगे, तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। हम कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहे, ये हमारा ड्यूटी है। आज अगर मोहन भागवत जी कर रहे तो ठीक यही ड्यूटी सारे लोगों पे भी अप्लाई होता है, दूसरी पार्टियों पे, और उसमें बिल्कुल लोगों को पहल करना चाहिए। चलिए जल्दी से एक जवाब यहाँ पर लेंगे संजीव उनियाल और मुफ्ती शमून कासमी, प्लीज जल्दी। मुझे लगता है
अदिति, मुझे लगता है कि इत सारी घोर विरोधी लोग आपके पैनल में बैठे होने के बावजूद लगभग एक बात पर तो सभी कॉमन प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं कि सरसंघ चालक जी ने आउट ऑफ शेल जाकर आज एक बहुत बड़ा काम किया जो लगभग संघ 75, 90, 95 साल से कर रहा है। परंतु आपके टीवी के माध्यम से लोगों को समझ आया कि संघ क्या करता है, और वो 2 लाइनें, तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। संघ के समसेवक की वो 2 लाइनें मुझे लगभग साक्षात। ठीक है सर, मुफ्ती शमून कासमी। हाँ अदिति जी, देखिए आज सरसंचालक जी ने जो काम किया ये वो पिछले 95 साल से वाकई कर रहे हैं। ये मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि जो अल्लाह की, ईश्वर की पॉलिसी है, कमज़ोरों को ताकत देगा, ये हज़ारों मतलब सैकड़ों साल की मेहनत करने वाले लोग, और नरेंद्र मोदी जी और हमारी राष्ट्रपति जी, इनकी कोई बैकग्राउंड राजघरानों से नहीं है, ये साधारण लोग हैं, ये ईश्वरीय कार्य चल रहे हैं। ठीक है सर, मुझे इस डिस्कशन को यहीं पर क्लोज करना होगा, लेकिन एक बार फिर से इस बात को दोहराते हुए कि राजनीति में हिंदू मुसलमान की जगह अगर भारतीय और भारतीयता की बात हो तो जिस सुपर पावर बनने का सपना हर पॉलिटिशियन आपको दिखाता है वो सपना ना रहे, हकीकत में तब्दील हो जाए।